हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल पीसीएस क्लासेस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो अपनी सीरीज चला रहे हैं हर मंथली करंट अफेयर की, तो ये वाली जो आज की वीडियो है वो जुलाई के करंट अफेयर्स की होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक शिक्षाकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षाकुल को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए। बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मार्च में आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का। और हम लोग जो इसमें करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मई का जुलाई का करंट अफेयर वीडियो है। तो आज का जो हमारा पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक बैग पर बैन लगा दिया, और ऐसा काम करने वाला वो न्यूजीलैंड पहली कंट्री बन चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यूजुअली हम लोग जब सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो हमारा सामान मिलता है वो सारा मोस्टली प्लास्टिक बैग्स में मिलता है, या और पैकेजिंग का तो जो सामान होता है वो होता ही है प्लास्टिक बैग्स में। लेकिन चलो हम पैकेजिंग वाले सामान का तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हम अपने घर पे सामान लेकर आ रहे हैं जिस बैग में, वो बैग अगर प्लास्टिक का ना होकर हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें, जूट बैग हो, क्लोथिंग बैग हो या पेपर बैग हो, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड ने वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है। और ये कब किया है? 1 जुलाई 2023 को किया है। ठीक है, तो ये जो कब किया है, 1 जुलाई 2023 को किया है। तो इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि न्यूजीलैंड ने किस चीज़ को बैन किया है, जिसमें ऑप्शन होंगे तो आपको प्लास्टिक बैग चूज करना होगा, या फिर किस देश ने प्लास्टिक बैग को हाल ही में बैन किया है, जिसमें से न्यूजीलैंड आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको न्यूजीलैंड को चूज करना पड़ेगा। एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि वन टाइम यूज प्लास्टिक जो होता है के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक, स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। जैसे कि हम लोग यूजुअली वन टाइम जो हम लोग हमारा प्लास्टिक होता है, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रॉ यूज़ किया और उसको हमने एक बार यूज़ करके फेंक दिया, या इस तरह से हमने ग्लास पेपर यूज़ किए, या चांदी का हम कुछ ऐसा सामान यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट एक्शंस जो हैं वो लिए हैं। ठीक है, प्रतिबंध एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद बैग और प्लास्टिक प्लेट्स जो होती हैं, और जो कटोरे होते हैं या कटलरी का सामान होता है, या बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, यानी कि आप लोग कोई अगर सामान भी बेच रहे हैं तो भी आप लोग प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग प्लास्टिक का कोई बर्तन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मार्केट में खाना खाने जाते हैं या हम कोई भी सामान ले रहे हैं, तो वहाँ पर यूजुअली हर चीज़ जो है, जो भी पैकेजिंग की चीज़ है, या हमें कोई वहाँ पे बर्तन अवेलेबल होता है तो वो मोस्टली प्लास्टिक का होता है, कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पर बैन जो है वो लगा दिया है वहाँ पे गवर्नमेंट ने। और फार्मेसियों, आतिथ्य स्थल और स्वास्थ्य और विकलांगता सेवाओं जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की गई है, बिकॉज ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पर लोगों को हो सकता है प्लास्टिक यूज़ करना पड़े, तो यहाँ पर इन चीज़ों को छूट दे दी गई है। वर्ष 2019 में घर ले जाने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बाद से न्यूजीलैंड में ग्राहक अपनी खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य टोट बैग का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि 2019 में भी जो हम लोग घर पे सामान ले जाते हैं, इस तरह से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया था, और वहाँ पर अब एक लोगों में ये हैबिट हो गई है कि वो जब सामान खरीदने जाते हैं तो अपना एक टॉट बैग यानी कि जूट बैग लेकर जाते हैं, या फिर क्लोथिंग बैग लेकर जाते हैं। और एक बहुत अच्छी हैबिट है हमारे एनवायरनमेंट के, अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो। चलते हैं हम आज के अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो ईरान जो है वो एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना। ये वाली जो न्यूज़ है ये मैंने आपको एक बार जून के वीडियो में भी बताया था, जब हमने एससीओ से रिलेटेड, बिकॉज इसका जो संगठन हुआ था वो जून में हुआ था। लेकिन इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही जुलाई में भी, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाला गया है। ठीक है, तो ईरान जो है वो एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना, यानी कि इससे पहले 8 सदस्य देश शामिल थे, और जो अब टोटल 9 हो गए हैं, और 9th जो कंट्री है वो ईरान है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ईरान हाल ही में किसका सदस्य बना, या 9वां सदस्य कौन बना एससीओ का। ठीक है, तो ईरान जो है वो 4 जुलाई 2023 को औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना, और इससे पहले 8 सदस्य थे, 9वां सदस्य ईरान बना है। ईरान ने 15 साल पहले एससीओ में शामिल होने का अनुरोध किया था, और ईरान
अब संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य बन चुका है। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक बार और अनुरोध किया गया था इस कंट्री के तरफ से, लेकिन वो कब किया गया था, 15 साल पहले किया गया था, जिसको अब मंजूरी मिली और अब ये 9वां जो है इसका सदस्य बन गया है। और इसके अलावा जो बाकी के 8 सदस्य हैं वो ये हैं, ये एक बार आप लोग नाम ध्यान में रखें: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। और शंघाई सहयोग संगठन क्या है, ये गठन प्रारंभ से 1996 में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ शंघाई 5 के रूप में किया गया था। यानी कि इनिशियली जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब यहाँ पर केवल ये 5 कंट्रीज़ थी, जिसके वजह से इसको केवल शंघाई 5 के रूप में जाना जाता था। और वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद नाम बदलकर SCO कर दिया, और अभी इसमें 2 साल पहले भारत भी जुड़ गया है, और अब यहाँ पर 9वें स्थान पर ईरान की भी जो है एंट्री हो चुकी है इसमें। अगला है आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ, यानी कि मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आधव अर्जुन को जो है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। BFI, एक तो BFI की फुल फॉर्म आप लोग एक बार याद रखें, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया, BFI। ठीक है, तो इसका जो है अध्यक्ष किसको बना दिया गया, आधव अर्जुन को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ये इंडिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो इसका आंसर होगा आधव अर्जुन। ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लिए। तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि TNBA के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब BFI क्या है, BFI है, इसकी जो स्थापना है 1950 में हुई थी, और ये भारत में बास्केटबॉल के लिए शासी निकाय है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, FIBA, एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंध है। तो हमने यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है BFI का। BFI से अगर क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और ये किस से रिलेटेड है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन आधव अर्जुन का नाम आप लोग ज़रूर याद रखें बिकॉज इसी से ही क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं पेपर में। गीग वर्कर्स एक्ट, तो गीग वर्कर्स कौन होते हैं वो हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देश का पहला गीग वर्कर्स एक्ट ये जुलाई में आया था और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा उस वक्त, और आप लोगों ने अगर पढ़ा था तो आप लोगों ने आपको याद भी होगा कि क्यों ये जो एक्ट था ये ज़्यादा चर्चा में रहा। गीग वर्कर्स होते हैं यूजुअली वो वर्कर्स जो ऑनलाइन सर्विसेज में काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी सामान है, बिकॉज हम लोग जब से ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हमारे पास आई हैं तो हम लोग उनका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि हम लोग जोमेटो, स्विगी या अमेज़ॉन डिलीवरी वाले होते हैं, उसमें जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको हम गीग वर्कर्स कहते हैं, जो इस तरह से हमारा ऑनलाइन सामान क्या घर लेकर आते हैं, मतलब यूजुअली जो डिलीवरी का काम करते हैं ना, होम डिलीवरी के लिए, उनको हम गीग वर्कर्स बोलते हैं। तो इसको लेके क्या एक्ट आया एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित GIG वर्कर्स यानी कि गीग वर्कर्स 2023 पेश किया। ठीक है, वर्तमान में ये अधिनियम है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक था यानी कि अमेंडमेंट था जो गीग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। विधेयक के तहत राज्य एक राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन करेगा, और गीग श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्य में काम करने वाले गीग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स को पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि इनिशियली वर्कर्स की ये डिमांड थी कि एक, क्योंकि इन लोगों की जो सैलरी होती है मैं आपको बताती हूँ वो इस पे डिपेंड होती है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी करते हैं, लेकिन कई बार वो इनके लाइफस्टाइल को सूटेबल नहीं हो पाती, ये बहुत कम अमाउंट जो है अर्न कर पाते थे पूरे दिन की मेहनत के बाद। इवन गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी इनको ट्रैवल करना पड़ता है बाइक्स पर। तो इनका जो कहना था वो ये था कि एटलीस्ट हमारी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हो, एक पे हो, सो दैट कि एक, और मतलब एक अगर फिक्स अमाउंट इन लोगों के पास आएगा तो ये इनको एक जॉब सिक्योरिटी होगी। तो इसी से रिलेटेड जो था ये एक्ट था,
इसको आप लोग डिटेल में पढ़ें, बिकॉज ये बहुत नेशनल लेवल पर न्यूज़ थी और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने टारगेट किया है, जैसे कि जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, अमेज़ॉन हो गई, जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं। तो ये एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगला है इसमें एनएमडीसी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, किस कंपनी को मिले हैं? एनएमडीसी को मिले हैं। एनएमडीसी का मतलब क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिले हैं? तो ये एनएमडीसी को मिले हैं, या फिर एनएमडीसी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये हम अवार्ड्स का नाम जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो एनएमडीसी द्वारा प्राप्त पुरस्कार खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड थे। तो कौन कौन से 2 अवार्ड्स मिले हैं? तो खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये पुरस्कार खनन क्षेत्र में एनएमडीसी के महत्वपूर्ण योगदान और इसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हैं। तो ये वाले जो पुरस्कार हैं ये खनन क्षेत्र से ही रिलेटेड हैं। और एनएमडीसी की भी, जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आपको भी फुल फॉर्म बताई, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये आप लोग ज़रूर याद रखें और इसको इंग्लिश में भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व का 6ठा बड़ा उत्पादक है। ठीक है, एनएमडीसी शून्य अपशिष्ट खनन और निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, जो खनन उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम क्या है? ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न उद्यम है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। सैन्य अभ्यास साल्वेक्स भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया साल्वेक्स। इसका 7वां संस्करण हुआ था 26 जून से 6 जुलाई तक, और कहाँ पर हुआ था? कोची में हुआ था। तो इससे जो 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब इससे एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, लेकिन इससे क्वेश्चन 2-3 तरह से बन सकते हैं कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान को, यानी कि एक तो इसकी फुल फॉर्म जैसे यहाँ पर हो गई, ठीक है, ईओडी की फुल फॉर्म, और साल्वेक्स का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ? तो कोची में आयोजित हुआ। कब हुआ? तो 26 जून से 6 जुलाई तक हुआ। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं इससे बन रहे हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट 2023, तो क्या है ये खबर, एक बार देख लेते हैं। भारत और मंगोलिया के मध्य नॉर्डिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित होगा, या हुआ था उस वक्त, ये ऐसी खबर थी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों देश में सेनाओं के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को मजबूत करना, यानी कि हमें जो आर्म फोर्सेस हैं दोनों देश की, उनके बीच में एक पॉजिटिविटी हो, एक रिलेशंस अच्छे हो दोनों देशों के बीच। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में जो हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनको लेकर ये वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो दोनों कंट्रीज़ के, इसको लेकर ये जो है पूरा एक्सरसाइज चलाई गई थी। ठीक है, नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि एक ईयरली प्रोग्राम है। अभ्यास का प्राथमिक विषय संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। और पिछले संस्करण जो इससे पहले हुआ था वो अक्टूबर 2019 में भारत के बकलो यानी कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था? बकलो में हुआ था। तो यानी कि ये वाला जो अब के हुआ ये 4 साल बाद हुआ, 2019 के बाद 2023 में लगभग 4 साल बाद ये संस्करण जो है किया गया था। ठीक है, अगला है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। भारतीय नौसेना ने अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के रक्षा बलों व नौसेनाओं के साथ 10 से 12 जुलाई 2023 को सेशल्स में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 जो है वो आयोजित किया था। और क्या था ये पूरा ऑपरेशन, ये एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय पहल है, यानी कि मल्टीनेशनल ये जो मिशन था ये मल्टीनेशनल स्टार्टिंग थी। और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जाए और समुद्री डकैती का मुकाबला किया जाए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि
नेवी फोर्सेस को भी ये खतरा होता है कि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए हमारे नौसेना के साथ, या फिर चोरी कोई मतलब सॉरी, कई बार चोर जो होते हैं वो कई सारा माल जो है चोरी कर लेते हैं हमारे शिप्स में से, और बहुत सारी जो शिप हैं वो लुट जाती हैं। तो इस तरह से जो कोई भी कंडीशन होती है या परेशानी दिखती है नौसेना को, तो उसी से रिलेटेड ये जो था इसका पूरा टारगेट था इस मिशन का। और भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज INS सुनयना इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का हिस्सा बना, यानी कि हमारा जो समुद्री जहाज है जिसका नाम है INS सुनयना, वो इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज का पार्ट बना। तो एक तो आपको इस जहाज का नाम, कि इसका मुख्य जो रोल इस जहाज ने निभाया वो INS सुनयना, और कब ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई है 10 से 12 जुलाई तक हुई। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जब बोला जाए तो आपके माइंड में रिकॉल हो जाए कि हमने इसके बारे में कितना पढ़ा हुआ है और इसका टारगेट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना एवं समुद्री डकैती का मुकाबला करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला है भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जिमेक्स 23। ठीक है, जिमेक्स 23 क्या है एक बार देख लेते हैं। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023 जो है ये 7वां संस्करण था, जो कि बंगाल की खाड़ी में किया गया था, और ये 5 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किया गया। जिमेक्स 23 में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी 3 स्तर, सतह और उपसतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। यानी कि जिमेक्स 23 में जो दोनों देश थे यानी कि भारत और जापान, समुद्री युद्ध हुआ जिसमें कि 3 स्तरों पर, कौन से 3 स्तर हैं, सतह, उपसतह और हवा, इनमें उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। और इस अभ्यास में एकीकृत हेलीकॉप्टरों के अलावा लड़ाकू विमान, समुद्र गश्ती विमान और एक पनडुब्बी भी भागीदारी। मतलब इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में 2 पॉइंट्स में बताया कि किस तरह से इनका जो समुद्री युद्ध हुआ दोनों देशों का, या एक तरह से हम देखा जाए तो ये काइंड ऑफ युद्ध नहीं था, ये एक तरह से प्रैक्टिस ही होती है हमारे फोर्सेस के बीच में, जो कि अलग अलग, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज करते हैं और चीज़ें दिखाते हैं, अपने कलाकृतियाँ दिखाते हैं, हमारी जो आर्मी के लोग होते हैं। तो ये पूरी प्रैक्टिस जो होती है ये दोनों देशों में हुई, दोनों देशों की आर्म फोर्सेस ने करी। अगला है निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो ये हमारे शेखर कपूर जो है इनको नेशनल अवार्ड मिला है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो शेखर कपूर से रिलेटेड भी कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अभी हाल ही में यूजीसी नेट के क्वेश्चन में भी यूजीसी नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शेखर कपूर की फिल्म्स को हम टिक करें, यानी कि हमें वहाँ पर 5-6 फिल्म दी हुई हैं बच्चों को, और उन्हें शेखर कपूर की उनमें से जो फिल्म है उनको चूज़ करना है। तो क्योंकि इस बार शेखर कपूर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, तो शेखर कपूर को से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो अवार्ड कौन सा मिला है निर्देशक शेखर कपूर को? व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए, इनकी जो फिल्म थी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, और व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म को 9 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से फिल्म ने 4 अवार्ड जीते। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम कहीं और का नेशनल अवार्ड जीत कर लाते हैं, वो भी 4 कैटेगरीज में। लेकिन इनकी जो फिल्म थी इसको नॉमिनेट किया गया था 9 कैटेगरीज के लिए, जिसमें से कि 4 कैटेगरीज के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो मूवी है जिसके लिए इनको मिला है ये ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, यानी कि इंडिया की फिल्म नहीं है, ये यहाँ पर लॉन्च भी नहीं की गई, इसको केवल ब्रिटिश में ही लॉन्च किया गया, और ये वहाँ की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ठीक है, लेकिन शेखर कपूर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप ज़रूर एक्स्ट्रा पढ़कर जाएं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेखर कपूर की इन फिल्म्स को टिक कीजिए। शायद उसमें एक एग्जांपल मिस्टर इंडिया का भी है, मिस्टर इंडिया भी शायद इन्हीं की फिल्म है जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 11 पदक जीते। बहुत बड़ी बात है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ बनती है। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई तक 2023 यानी कि 3 से 9 जुलाई तक एक आयोजित हुआ था विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, जिसमें भारत ने 11 पदक जीते, और उन 11 में से 6 गोल्ड मेडल्स हैं, एक
ब्रॉन्ज है और चार जो नहीं सॉरी एक जो है वो सिल्वर है और चार जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने टोटल 11 जो है पदक जीते हैं। और इसके अलावा कोरिया ने 6 जो गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 जो हैं सिल्वर के, और कुल उन लोगों ने इस तरह से 10 मेडल्स जीते। और ये सारी कैटेगरीज में वो कोरिया जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा। और पार्थ सालुंग के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए। यानी कि रिकर्व वर्ग जो होता है उस कैटेगरी में पार्थ सालुंग के फर्स्ट इंडियन बने हैं और उन्होंने इस कैटेगरी में हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये वाला क्वेश्चन है कि रिकर्व अगर आए कि रिकर्व वर्ग में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता, तो आप पार्थ सालुंगे का नाम लिख सकते हैं। ये क्योंकि जब कोई भी हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उससे क्वेश्चन बनना एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। निशांत कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो भारत के निशांत कुमार हैं, इन्होंने 12 जुलाई 2023 को पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है, तो इन्होंने निशांत कुमार ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। निशांत कुमार ने ये पदक जो है वो ऊंची कूद की T47 प्रतिस्पर्धा में जीता है। ठीक है, इस ऊंची कूद का नाम है T47। इस जीत के साथ निशांत इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले हैं, दूसरे एथलीट बन गए हैं। अब इस कैटेगरी में जो फर्स्ट एथलीट है, एक बार आप लोग उसका नाम सर्च कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ताकि आप जब उसका नाम सर्च करेंगे खुद से, जब आप इतना वर्क करेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें पहला अवार्ड किसको पहला मेडल इनसे पहले किसको मिला था और सेकंड मेडल किसको मिला है। सेकंड तो यहाँ पर निशांत कुमार मैंने आपको नाम बता दिया, लेकिन फर्स्ट आप लोग ज़रूर एक बार नोट डाउन कीजिए। 2023 के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले शीर्ष 4 एथलीट को 2024 के पैरा एथलेटिक्स खेलों में प्रवेश की पात्रता मिल चुकी है। उड़ीसा सरकार की जहाँ तक मेरे को याद है, हम लोगों ने जून में भी 2 करंट अफेयर्स पढ़े थे, जो कि इनके तो घर से रिलेटेड यानी कि आवास योजना से रिलेटेड थी, और एक और शायद इनकी किसानों से रिलेटेड कोई योजना थी, वो हमने पढ़ा था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये है उड़ीसा सरकार की अमा योजना, अमा उड़ीसा नवीन ओडिशा। ठीक है, तो क्या है ये योजना, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 10 जुलाई 2023 को अमा उड़ीसा और नवीन उड़ीसा योजना को जो है मंजूरी दी है। तो किस लिए है ये? ग्रामीण बुनियादी ढांचे, यानी कि जो गांव के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर ये इनको जो आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, नवीन पटनायक है वहाँ के मंत्री, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इन्होंने ये वाली जो योजना है ये रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टार्ट की है। राज्य बजट से इस योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसके लिए ये एक जिससे पता चलता है कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को 50 लाख रुपए की पात्रता के साथ कवर करेगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं वहाँ पर सभी को 50-50 लाख रुपीज़ के साथ हम लोग ये गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। परियोजना की लागत जो है वो 2.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच होगी। ये योजना 2018 में सरकार द्वारा शुरू की गई अमा गांव अमा विकास एक नवीनीकरण संस्करण है। यानी कि 2018 में इसी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था अमा गांव अमा विकास, ये बस उसी को एक नवीनीकृत संस्करण है, यानी कि उसी को हमने एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू तरीके से लोगों के सामने रखा है, और उसमें कुछ और चीज़ें जो हैं चेंज करी हैं गवर्नमेंट ने, और केवल उसी योजना को नए तरीके से लाकर लोगों के सामने रखा है। तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन सलेम में। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 11 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO को मंजूरी दी। तो ये एक बार आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो FTO का एक तो फुल फॉर्म आप याद कर जाएं, उड़ान प्रशिक्षण संगठन जिसको हम बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु के पहले उड्डयन प्रशिक्षण संगठन को मंजूरी दी है, तो
ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। तो ये तमिलनाडु से भी रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है कि किस राज्य का है, तो तमिलनाडु आपको चूज करना होगा। और ये देश का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन होगा। ठीक है, तो या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ये देश का कौन सा उड़ान प्रशिक्षण संगठन है, जिसमें आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, तो जहाँ पर आपको 36वां टिक करना होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड सलेम में स्थित है। तो EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये आप लोग नाम याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि FTO कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नया FTO राज्य में पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन ना बने, बट जो मैंने ऊपर के 2 पॉइंट आप लोगों को बताए वो आप लोग जरूर ध्यान रखें, उधर से क्वेश्चन बनने की आशंकाएं हैं। शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो जान लेते हैं कि शेख तलाल क्या है और एशिया ओलंपिक परिषद क्या है। तो शेख तलाल अहमद अल सबा एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। शेख तलाल OCA के अध्यक्ष के रूप में अपने निलंबित भाई की जगह लेंगे, यानी कि इनके भाई को जो है यहाँ पर रखा जाना था, जिसकी जगह अब शेख तलाल जो है लेने वाले हैं। शेख तलाल के भाई शेख अहमद अल फहद अल सबा ने 1991 से 2021 तक 45 देशों में OCA के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि 20 साल, लगभग 20 साल जो है इनके भाई जो है 45 देशों में लगभग OCA के अध्यक्ष रहे थे। और अब ये जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष होंगे। OCA के पूर्व महासचिव रणधीर सिंह ने 2021 से अंतरिम आधार पर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। ठीक है, अब जान लेते हैं एशिया ओलंपिक परिषद क्या है। तो एशिया ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये एक सवाल बन सकता है कि एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी या इसको कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको 1982 में लागू किया गया था। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो क्योंकि हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको हम एक बार जान लेते हैं कि क्या है ये। तो भारत जो है हमारा 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ, जिसमें कि इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते। और इसी तरह से इन 4 गोल्ड मेडल के साथ हम लोग जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहे, बिकॉज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इससे पहले भारत ने कभी भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। ओलंपियाड का आयोजन इस वर्ष 3 से 11 जुलाई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में किया गया था। ठीक है, यानी कि UAE में ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई थी और वहाँ पर इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। और इसी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन में हम लोगों ने वहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते और 4 गोल्ड मेडल के साथ हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर रैंक भी कर गए। और इस ओलंपियाड में 76 देशों ने के लगभग 293 यानी कि ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि हम लोग जो है फर्स्ट आए। और भारत के अलावा कौन कौन से देश थे, जैसे कि सिंगापुर ने भी इसमें 4 स्वर्ण पदक जीते, तो सिंगापुर भी सेम रैंक पर हमारे साथ खड़ा रहा। और विजेताओं की सूची थी जैसे कि ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा। तो ये जो 4 बच्चे थे जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं, वो इन 4 बच्चों के नाम हैं जिन्होंने वहाँ पर जाके हमारे देश का नाम रोशन किया। नेक्स्ट है लीजा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया है और ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही अब एक आर्टिफिशियली एक एंकर को भी लॉन्च किया गया है नेशनल टीवी पर। ठीक है, तो एआई बिकॉज हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह लेता जा रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा एआई पे अब डिपेंड होने भी वाले हैं आने वाले टाइम पे बहुत हद तक। और एआई की हेल्प से हम लोगों ने उड़ीसा में लोगों ने एक न्यूज़ एंकर को बनाया गया है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उड़ीसा के एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है उड़ीसा टीवी, जिसको शॉर्ट में OTV कहा जाता है।
इसने 9 जुलाई 2023 को एक एंकर को लॉन्च किया जिसका नाम है लीज़ा। तो एंकर का नाम लीज़ा और इसका जो टेलीविज़न चैनल है यानी कि ओटीवी जो है उस चैनल को आप लोग एक बार ज़रूर याद रखें। ओटीवी पे उड़ीसा का चैनल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है और एंकर का नाम है लीज़ा। ये जो एक दो पॉइंट मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी की हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर है, ठीक है। यानी कि ये पहला स्टेट लेवल पर एआई जो एंकर है। इससे पहले एक नेशनल टीवी पे एंकर शायद उसका नाम सना था मे बी, जो आज तक पर लाई गई। लेकिन ये जो है क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर है, यानी कि ये एक रीजनल चैनल की एंकर है। ओटीवी नेटवर्क के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए उड़िया और अंग्रेजी दोनों में कृत्रिम न्यूज़ एंकर समाचार प्रस्तुत करेगी। यानी कि जिसकी इसकी जो लैंग्वेजेस होंगी वो उड़िया होगी और साथ ही में अंग्रेजी भाषा में भी ये एंकर जो है न्यूज़ डिलीवर करने वाली है। इससे पहले अप्रैल 2023 में कुवैत न्यूज़ ने अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित समाचार प्रस्तुतकर्ता फेदा लॉन्च किया था। यानी कि इससे पहले कुवैत में भी एक न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया जा चुका है एआई के थ्रू, जिसका नाम रखा था फेदा। और उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था? कुवैत में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, यानी कि उसका सैन्य सम्मान कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी को अवार्ड ये सम्मान जो है दिया गया है, इससे सवाल बन सकता है। तो कौन सी सम्मान मिले हैं उनको? एक तो वहाँ पे सर्वोच्च नागरिक का और एक सैन्य सम्मान भी मिला है जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, ठीक है। ये तो ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखें। और 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी को यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनको 9 वर्षों में लगभग 14 इस तरह से सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों से, इंटरनेशनल जिनको हम बोलते हैं। और ये उनका 14वां जो है सम्मान था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। रेजर पे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया, ठीक है। तो ये रेजर पे से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे ने 12 जुलाई 2023 को मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, ठीक है। रेजर पे के नए करलेक भुगतान गेटवे का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 10 बिलियन वार्षिक सकल लेन देन मूल्य के साथ 5,000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना है, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक 10 बिलियन वार्षिक सकल लेन देन मूल्य के साथ 5,000 से अधिक व्यवसायों को सेवा प्रदान करना है। यानी कि 5,000 से अधिक यानी कि मोर देन 5,000 हम लोग जो है स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को हेल्प कर पाए, ये इनका जो है टारगेट है। तो रेजर पे का लक्ष्य है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के बीच अंतर को कम करना, ठीक है। मलेशिया में डिजिटल व्यापार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी में 22.6% का योगदान देता है और 2025 तक इसके 25.5% तक बढ़ने की जो है संभावना जताई जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन है नहीं। रेजर पे मलेशिया की कंपनी करलेक का फरवरी 2022 में अधिग्रहण किया गया था। तो ये रेजर पे जो है थोड़ा सा बिकॉज ये बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है और अगर बिजनेस रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो उस एस्पेक्ट में ये मे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 3 तो मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इसरो। तो इसरो से रिलेटेड अगर न्यूज़ है तो आई होप कि यहाँ मेरा पढ़ाना वेस्ट है, बिकॉज ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ मैं कुछ नहीं ऐसा बताने वाली इस इसरो से रिलेटेड, बिकॉज इसरो इज़ वेरी फेमस। आवर इंडियन टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस मिशन and we were like working from many years to be very successful in this mission। तो चंद्रयान 3 के बारे में तो मैं आप लोगों को जितना बताऊं वो कम है, लेकिन
क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने चंद्रयान 3 को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 को भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, तो 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 अपने जहाँ पर उसका टारगेटेड प्लेस था वहाँ पर पहुंचा, और चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया था। यानी कि इसको कहाँ से हम लोगों ने टारगेट स्टार्ट किया था, वो था श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, 43.5 मीटर ऊंचे एवं 642 टन वजन के रॉकेट LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 ने जो है उड़ान भरी थी, और सफल होने पर भारत चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और हम लोगों ने जो जिस पोल पर अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, सॉरी सेटल किया था, वो जो वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर शायद अभी तक कोई कंट्री नहीं गई है। वो वहाँ पर हमारा जो सैटेलाइट है चंद्रयान 3, वो हम लोग एक फर्स्ट कंट्री बन गए हैं उस पोल पर जाने वाले। लेकिन चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाले हम चौथे देश बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़कर जाइए। और अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। यानी कि हमारे अलावा जो बाकी के 3 देश हैं, क्योंकि हम चौथे देश हैं, तो हमारे अलावा जो 3 देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, वो है अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि अंतर्ग्रही मिशनों के लिए नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना। और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाले देशों में कौन कौन है, भारत, अमेरिका, रूस और चीन। इन 3 देशों के बाद हम जो है चौथे नंबर पर आए हैं। कश्मीर की शताब्दियों पुरानी नमदा कला का पुनरुद्धार। यानी कि कश्मीर की एक कला है जिसको नमदा कला बोला जाता है, यहाँ पर मैंने उसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, और उसका एक बार पुनरुद्धार हुआ है, यानी कि उसको फिर एक बार चर्चा में लाया गया है, लोगों ने उसके बारे में बात की है। तो क्या है ये, एक बार जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के तहत कौशल भारत परियोजना के माध्यम से कश्मीर की नमदा कला एक लुप्त प्राय जैसे हम बोलते हैं कि, यानी कि कोई ऐसी कला जो काफ़ी फेमस रही हो लेकिन अब उसका जिक्र होना कम हो गया था, इसलिए इसको हम लुप्त प्राय बोल देते हैं, जिसके पुनरुद्धार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर की कला कौन सी है। तो कला, क्योंकि अगर कला का नाम पूछा जाए तो नमदा कला है, इसका नाम हो सकता है सवाल के तौर पर आ जाए। ठीक है, ये परियोजना कौशल विकास और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक उदाहरण है। यानी कि हम लोग ये स्किल इंडिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको हम लोग चाहते हैं, या हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको दोबारा से चर्चा में लाया जाए, लोग इसके बारे में जाने, लोग इसके बारे में काम करें, और जो भी लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं उनको एक रोजगार मिल जाए। नमदा एक प्रकार का पारंपरिक कश्मीरी फेल्टेड कालीन है जो भेड़ के ऊन का उपयोग करके बनाया जाता है, और इसमें रंगीन हाथ की कढ़ाई होती है। तो यहाँ पर जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, इस पूरा काम हाथ से किया जाता है। ठीक है, और ये जिस ऊन से बनती है वो भेड़ से निकाली जाती है ऊन, और इसकी शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी में हुई थी ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी तक जो लोगों का कहना है या जो मानना है वो ये है कि इसकी 16वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किया गया था। नमदा शिल्प का उपयोग कालीन, गलीचे, फर्श की चटाई और बिस्तर कवर के रूप में किया जाता है। तो इन तरीकों से इसका जो है यूज़ किया जाता है, लोग मल्टीपर्पज़ कामों के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था 12 से 16 जुलाई। तो पहला सवाल ये बनता है कि कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन। तो कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, और कब हुआ था, 12 से 16 जुलाई तक हुआ था। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत, जापान और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि भारत जो है वो जापान और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन थी वो जापान और चीन ने कवर की हुई थी, और थर्ड पोजीशन पर इंडिया रहा। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने
6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं लाइंस में से, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए इसके बारे में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में क्या खबर है एक बार हम जान लेते हैं, बिकॉज ये जुलाई में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ रही है। तो नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को गरीबी रेखा पर जो अपनी रिपोर्ट निकाली अबाउट द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये एक प्रगति संबंधी समीक्षा है, और इसका नाम भी यही रखा कि ये एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। और रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए वहाँ पर लोग हमारे देश में। इस दौरान बहुआयामी गरीबों की संख्या 24.85% से गिरकर लगभग 15% हो गई, यानी कि काफ़ी जो ये रेट परसेंटेज जो है हमारे देश में पॉवर्टी का, वो काफ़ी सुधर गया है। अर्थात इन 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 10% तक घटी है, ठीक है। गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश में। और नीति आयोग के अनुसार गरीबी में सबसे अधिक गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी 32% से घटकर लगभग 19% हो गई है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है अगर हम लोग देखें इसको इकोनॉमिकली तो। जबकि इस दौरान शहरी गरीबी 8 से घटकर 5 हुई है, यानी कि जो गरीबी है अगर हम इसको देखें ग्रामीण इलाकों में तो ज़्यादा घट रही है, लेकिन शहरी इलाकों में अभी उतने तरीके से घट नहीं पा रही, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग शहरों में आते ही इस पर्पज से हैं क्योंकि उनको अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करना है या नई नौकरी की तलाश में आ रहे हैं और उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर उस कंपैरिजन में, उस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा तौर पर गरीबी जो है अभी कम नहीं हो पा रही है। मतलब रेशो कम है लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा रेशियो कम हो चुका है गरीबी का। और ये सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के एक बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। और क्यों किया है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक 19 जुलाई 2023 को कारोबार बंद कर दिया। कब किया? क्या पहली बात तो डेट आप लोग नोट डाउन कर लें, 19 जुलाई 2023 को यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर थी ये बैंक? बिजनौर और उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में थी ये। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी और ये बैंकिंग विनियम अधिनियम यानी कि बैंक का जो अमेंडमेंट एक्ट होता है 1949 के की प्रासंगिक धाराओं का पालन करने में विफल हो रहा था। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो हमारे जितने भी बैंक्स होते हैं उन बैंक के पास एक फिक्स अमाउंट होता है कि उनको इतना एक फिक्स अमाउंट कैश रखना है या उनके पास डिपॉजिट्स होने चाहिए। तो जो अगर कोई भी बैंक उसको अगर फॉलो अप नहीं कर पाता है और जिसके वजह से कई बार बैंक्स जो है बंद, ऐसे मतलब ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक्स को जो है बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ये जो चर्चित बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने। प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं, तो ये भी रूल है कि ऐसा नहीं कि आरबीआई ने अगर बैंक को बंद कर दिया तो जितने भी वहाँ पर डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा वहाँ पर जमा है वो नहीं अपना पैसा ले सकते, वो लोग अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि डीआईजीसीएस है क्या? इसकी स्थापना 1978 में संसद द्वारा की गई थी, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत। और इसके तहत क्या होता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि डीआईसी और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय कर दिया गया था। यानी कि ये जो दो मैंने यहाँ पर नाम बताए डीआईसी और सीजीसीआई, इन दोनों का विलय कर दिया गया था। इनको ख़त्म करके एक नई संस्था बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। और इसकी स्थापना फिर की गई थी और उसी के अंदर जो है ये सारे प्रोसेस जो हैं वो किए जाते हैं।
अगला है अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। भारत के ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन ने 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल पार करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये नाम आप याद रखें, अंशुमन झिंगरन। इन्होंने जो है भारत के ओपन वाटर तैराक को पार किया है, और ये काम करने वाले ये पहले ऐसे भारतीय बन गए जिनकी उम्र सबसे कम है। अंशुमन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, और अंशुमन ने इस उपलब्धि के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। और 1947 के बाद से चैनल पार करने वाले अंशुमन 114वें व्यक्ति हैं, यानी कि इससे पहले 113 लोग इस चैनल को जो है पार कर गए हैं। नॉर्थ चैनल में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉर्थ चैनल में उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच जो है ये नॉर्थ चैनल सिचुएटेड है, ठीक है। अगला है स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने। ये वाला जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोगों का कोई भी सिलेबस में से ऐसा टॉपिक मिस हो कि आपको लगे कि ये हमें पढ़ लेना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 600 विकेट की उपलब्धि प्राप्त की, और ऐसा करने वाले ये दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक है। ब्रॉड ने ये उपलब्धि ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे एशियंस टेस्ट के दौरान प्राप्त की है, और उन्होंने मैच के पहले दिन 600 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ट्रेविस हेड का महत्वपूर्ण विकेट लिया था। और ये उपलब्धि पाने वाले एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज इंग्लैंड के ही जेम्स एंडरसन है, यानी कि इनके अलावा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये दूसरे गेंदबाज बने हैं, तो इनके अलावा जो पहले हैं वो भी इंग्लैंड की टीम के ही हैं, और वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स एंडरसन। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सर्वकालिक सूची में 5वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि जेम्स एंडरसन जो है वो अभी भी 3rd प्लेस पर हैं। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन। तो जैसे कि इंडिया और आसियान समिट जो हुआ था, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। 20 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सम्मेलन आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से आयोजित किया, और सम्मेलन का उद्देश्य ये रखा कि भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक औषधि क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुभव साझा हो। यानी कि इंडिया ये चाहता है कि इंडिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका प्रोडक्शन अच्छा है, तो उसका हम आयात निर्यात, यानी कि हम उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो अच्छे से करें। तो क्योंकि हम लोग मसालों में की खेती काफ़ी अच्छे से करते हैं, और मसालों की जो परख है वो इंडियंस को ज़्यादा है, तो ये औषधियों को लेकर, मेडिसिन को लेकर, मसालों को लेकर, या ऐसी जड़ी बूटियों को लेकर ये जो पूरा समिट था ये कराया गया, और इसका टारगेट ये रखा, इसका एम ये रखा, और इसका उद्देश्य ये रखा कि भारत और आसियान देशों के बीच जो है एक सर्वोत्तम अनुभव साझा हो, और हम अच्छे से एक मतलब हेल्प कर पाए। हम मतलब भारत कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जितनी भी हम लोग कोई भी चीज़ों का, औषधियों का अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें बाकी आसियान देशों के पास भी पहुंचाएं। भारत आसियान औषधि सम्मेलन 1 दशक के बाद आयोजित किया गया, यानी कि इससे पहले 1 दशक पहले ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। आयुष में पारंपरिक उपचार पद्धतियों में एक्ट ईस्ट नीति के विचार की व्यापक क्षमता है, ठीक है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय विभिन्न संक्रामक और गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की आयुष पद्धति से उपचार पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर रहा है। यानी कि अभी जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो विभिन्न संक्रामक यानी कि जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनको लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो काम कर रहा है। अगला करंट अफेयर है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन जीता। तो बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, जिनकी मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी जो है, इन्होंने 23 जुलाई 2023 को कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है।
किस में जीता है? इन्होंने 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल। तो ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। चिराग और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियान्टो को हराया, यानी कि इनके अपोजिशन में जो पार्टी खेल रही थी वो इंडोनेशिया की जोड़ी थी, और उन दोनों प्लेयर्स का नाम था फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियान्टो। ठीक है। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व के दूसरे नंबर की जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग शांग को भी हराया है। यानी कि सेमीफाइनल में जब हमारे इंडियन दोनों प्लेयर खेल रहे थे तो उन्होंने विश्व की दूसरे नंबर की जोड़ी, यानी कि जो वर्ल्ड में जो अच्छी दूसरे नंबर पर जो जोड़ी है लियांग वेई केंग और वांग शांग, ये चीन की दोनों प्लेयर चीन के हैं, उनको भी हराया था। और सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इस वर्ष इंडोनेशिया सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 का खिताब जो है जीता था। यानी कि ये जो मैंने खबर जो बताई, इसके अलावा भी इन्होंने 1000 इंडोनेशिया सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 का भी खिताब इन्होंने जीता है। भारत ने युद्धक पोत INS कृपाण वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया। तो भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया। यानी कि हमारा जो युद्धपोत है जिसका नाम है INS कृपाण, वो हमने वियतनाम को इंडिया की तरफ से एज अ गिफ्ट इंडियन गवर्नमेंट ने जो है दिया है। वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का हस्तांतरण भारत की G20 दृष्टिकोण वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। जैसे कि G20 हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया इस बार, और उसकी जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो इसकी थीम थी उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अपना INS कृपाण है वो वियतनाम को उपहार में दे दिया है। INS कृपाण स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल से लैस पोत है। यानी कि ये जो INS कृपाण है ये स्वदेश निर्मित, यानी कि हमारे देश के मटेरियल से ही और लोगों द्वारा ही बनाया गया ये जो मिसाइल से लैस पोत था। और भारत की दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल खोज परियोजनाएं हैं। ये जहाज 90 मीटर लंबा है और लगभग 10.5 मीटर चौड़ा है, और 1991 में सेवा में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का अंग रहा है। ठीक है। तो 1991 से जो है ये सेवा में शामिल था, और उसके बाद ही हमारे नौसेना का एक बहुत बड़ा अंग रहा है। अगला पढ़ते हैं, वाराणसी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो हुआ था। यहाँ पर मैंने उसकी इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे एक बार देख लें। टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो जुलाई 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 22 से 24 जुलाई के बीच में हुआ था, और ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो था। टेम्पल कनेक्ट सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS ने किया था। RSS के जो सर संघचालक है मोहन भागवत ने 22 जुलाई को किया था। यानी कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो इनॉग्रेशन था वो किसने किया था? RSS के सर संघचालक मोहन भागवत जी ने किया था। और ये कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान के तहत पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। टेम्पल कनेक्ट एक अग्रणी मंच और वैश्विक हिंदू मंदिर को जोड़ने के लिए एक पहल है। तो ये हम लोगों ने जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़े, आज यहाँ पर एंड हो गए हैं। तो आई होप ये सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी टॉपिक में जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाई या जो नहीं पढ़ाया और आप लोगों को लगता है कि मेरे को डिस्कस एक बार कर लेने चाहिए, जुलाई में इम्पॉर्टेंट थे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके लिए मैं आप लोगों को क्या करूँगी, आपके कमेंट्स पे रिप्लाईज करके और उनको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में एक बार डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अगस्त के सारे करंट अफेयर्स। तब तक आप लोग बने रहिए, शिक्षा कुल के साथ पढ़ते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। थैंक यू।